जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक बार आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 भौतिकी है, इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए जो इसके पहले है यानी ये पार्ट आज 2 है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 6 से। इससे पहले हम प्रश्न संख्या 1 से 5 तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है, बोल रहा है पारदर्शी पदार्थ क्या है। पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से ही आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या है पारदर्शी पदार्थ। पार का मतलब होता है पार कर जाना, है ना। दर्शी का मतलब दिखना, है ना। पार करके दिखाई देगा। जैसे देखो यहाँ पर पार तो करना है, लेकिन किसको पार कराना है। ठीक है, यहाँ पर पार कराना है प्रकाश को, क्योंकि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनसे होकर क्या चीज़ प्रकाश पार कर जाता है पारदर्शी कहलाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, हम हर बार आपको बताते रहते हैं, ठीक है, कि आप अपने लैंग्वेज में ही डिफिनीशन को सजा कर लिखिएगा। ठीक है, वो आपका बेहतर होगा और आपको ज़्यादा समय याद भी रहेगा और वो ही ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है अपारदर्शी पदार्थ क्या है ना। देखो पारदर्शी का उल्टा हो जाएगा अपारदर्शी। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार कर पाता है, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। डिफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आप सिर्फ समझिए टॉपिक को, और वहाँ भी आपको समझ करके ही आंसर लिखना है अपने लैंग्वेज में। ठीक है, वो बेस्ट होगा। अब देखिए आगे क्या है, पारभासी पदार्थ क्या है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछेगा, पारदर्शी जैसे किससे है जो प्रकाश पार कर जाता है ना, इस सब का एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो पार किससे करेगा, कांच से पार कर जाएगा, समझ, हवा में पार कर जाएगा प्रकाश। ठीक है, तो ये सब पारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी से पार नहीं करेगा तो पार किससे, बोले ईंट से प्रकाश पार करेगा। इधर प्रकाश जला रहे हैं, यहाँ पर ईंट है, तो क्या इससे पार करके उधर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, अपारदर्शी, है ना। उसके बाद होता है पारभासी। पारभासी का मतलब होता है थोड़ा बहुत पार करेगा, है ना। तो थोड़ा प्रकाश पार कर जाता है और थोड़ा नहीं पार कर पाता, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। जैसे अगर बात कर लें तो घिसा हुआ अथी देखे होंगे, कांच। ठीक है, घिसा हुआ कांच को देखिएगा तो उसमें से प्रकाश जो है पूरी तरह से पार नहीं करेगा, कुछ ही पार करेगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, पारभासी के। समझ में आ गया। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत भी आई है। ठीक है, नाम है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझना है। ठीक है, देखिए नियम क्या है, बोल रहा है प्रकाश के किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन नियमों को ही परावर्तन के नियम कहते हैं। थोड़ा सा पहले फिगर से समझते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, तो ये आपका सतह है, समझ में आ गया। ये क्या है, तो ये सतह है, समझ में आ गया। ये कौन सा सतह है, तो समतल सतह है। ठीक है, ये बोलेगा आपसे कि कौन सा सतह है, तो समतल है। समतल का मतलब होता है प्लेन। ठीक है, समतल सतह है। ये जो एक साइड में इस तरह से देख रहे होंगे, है ना, ऐसे पेंट किया, ये रंजित किया हुआ है। ठीक है, या इसी को आप लोग कह सकते हैं पेंट किया हुआ, रंगा हुआ भाग है, समझ में। इस साइड से रंगा हुआ है और इस साइड में रंगा हुआ नहीं है। ठीक है, और इस साइड में रंगा गया है। ठीक है, ये सतह है, समतल सतह है। यहाँ से समझिएगा। देखिए जो प्रकाश की किरण है, ये क्या है, प्रकाश की किरण है, ये आया है और आने के बाद ये लौट गया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा परावर्तन के नियम। तो जैसे आया तो कुछ तो यहाँ पर कारण होगा, कोई तो यहाँ पर नियम होगा जिसका कि यह पालन करते हुए लौट गया, और वही नियम को क्या कहेंगे, परावर्तन के नियम कहेंगे। बोलिए अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है और जिन नियमों का पालन करते हुए वो लौट जाती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, परावर्तन के नियम को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है आपतित किरण। ठीक है, बताइए, किरण हम पीछे पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए किरण जो प्रकाश की है ना, वो आती है तो आपतित, आने वाला को आपतित और जाने वाला को परावर्तित।
जाएगा लेकिन कहाँ, टकरा करके वापस, ठीक है। और उसी माध्यम में, समझ में, अब माध्यम भी क्या होता है वही समझाएंगे। तो पहले इसको समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। आपतित किरण किसी समतल सतह या किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। बस इतना इजी डिफिनीशन है ना। अगर यह सतह पर पड़ा है तो ये कौन सा किरण कहलाएगा, आपतित किरण, ठीक है। देखिए इसको क्या कहिएगा आप, आपतित किरण, ये किरण ही है। तुम लोगों को मन में यह भी डाउट लग रहा होगा कि सर इसको आपतित किरण क्यों कह दिए, हम इसको नहीं कह सकते हैं सर। तो देखिए बढ़िया से आप, ठीक है, थोड़ा सा तीर को आप समझिएगा। ये तीर हम ऐसे आपको समझाए भी हैं, ठीक है। देखिए ये तीर का मुख देखिए तो इधर की ओर है ना। तो आने वाला को ही आपतित किरण कहते हैं। देखिए डिफिनीशन बढ़िया से आप, क्या है, किसी सतह पर पड़ने वाले, है ना, यानी जो सतह पर पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। समझ में आई? तो सतह पर कौन सा किरण पड़ रहा है, ये सतह आपका यह है, कहीं किरण कौन सा पड़ रहा है, ये पड़ नहीं रहा है बल्कि ये जा रहा है। देखो इसको बढ़िया से, इसका मुख देखो है, तो ये जा रहा है, पर कौन रहा है, ये, इसका मुख देखो। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो जा रहा है इसको तो हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं उसके जो टॉपिक है, ठीक है। अब देखो आपतन बिंदु, अब देखो आपतित किरण जो है ना, ये समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ेगा ना उसी को कौन चीज कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। उसी को आपतन बिंदु कहा जाता है। समझ में आ गया मेरे भाई? देखिए क्या है ना, यही कहलाएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपतित किरण जिस पर पड़ेगा तो वो आपतन बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो आपतन बिंदु जो होता है उसको ओ से सूचित करते हैं, आपतन बिंदु को ओ से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। अभी और अब आगे देखते हैं। आपतन बिंदु हो गया दूसरा नंबर पर। तीसरा में देखिए क्या है, बुरा परावर्तित किरण, ठीक है। देखिए परावर्तित किरण की बात आइए गया, है ना। अभी हम समझाएं यहाँ पर, वो रहा कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है ना, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है, ठीक है। देखो माध्यम का मतलब होता है ना, आगे जब चलेंगे चैप्टर 2 में तो उसमें आपको विशेष प्रकार से हम माध्यम की बात करेंगे। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये सघन है या मान लेते हैं ये विरल है, तो ये विरल माध्यम है, तो इसी माध्यम में यह लौट कर गया होगा, है ना। माध्यम का मतलब देखियो, जैसे ये सतह है तो इसके ऊपर मान लेते हैं विरल है, ये मान लो कि विरल माध्यम है, ठीक है, विरल माध्यम है ना। ऐसे हम इसकी चर्चा करेंगे चैप्टर 2 में, विशेष रूप से करेंगे। अभी आपको सिर्फ समझना है ना। तो जो आपतित किरण है आया, ठीक है, और सतह पर पड़ा, ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद जो लौट कर गया है ना, तो लौट कर भी गया है तो उसी माध्यम में गया है। मतलब देखो ये भी वही माध्यम है, ये सब ऊपर वाला जितना देख रहे हो सतह के ऊपर सब वही, यानी विरल माध्यम। तो बोलो उसी माध्यम में लौट करके गया कि नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ये किरण ही है, एक एक को किरण कहते हैं, जो एक एक रेखा इस तरह से निकलते रहता है, किरण कहते हैं ना। ये तो आप लोग समझ चुके हैं पीछे भी, ठीक है। किरण, किरण पुंज सब देख लिए हैं। चलिए अब देखते हैं, ये सबको आप नाम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। जैसे हमको मन है कि इसका नाम दे दें एम, तो दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इसका मन है एन, तो एन दे दिए, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखिए क्या है। अब बोल रहा है चौथा नंबर अभिलंब। तो पूरा किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। लंब आप लोग जानते हैं, समझिए। देखिए अभिलंब जो होगा वो कौन सा होगा, अगर देखो ये समतल सतह है, इस पर अगर जो लंब डाले हैं, ठीक है, जो लंब खींचे हैं वो अभिलंब कहलाएगा। लंब की अगर बात करें तो आप मैथ्स में पढ़े होंगे लंब, ठीक है। देखिए लंब बोले या शीर्षलंब बोले, है ना, आप पढ़े होंगे, ठीक है। जब पढ़े होंगे तो आपको एक बात और भी याद होगा, ठीक है। ये परावर्तित किरण है, इसको भी लिख देते हैं। अभी समझाते हुए चलेंगे, इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से आपको बहुत ही ईजी में समझाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। माध्यम खाली बस अभी इतने याद रखना कि जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में लौट कर जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। बस बाद बाकी तो हम विशेष चर्चा करेंगे चैप्टर 2 में, उसमें बहुत अच्छा से आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर तो परावर्तित किरण भी समझ में आ गया, ठीक है। अभिलंब, तो देखो जब मैथ्स में पढ़ते होंगे लंब, तो देखते होंगे कि जब कोई भी रेखा है मान लीजिए, ठीक है, अगर वह रेखा उस पर आ करके जब गिरा, ठीक है,
तो जब गिरा तो यहाँ पर बनना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। जब 90 बनेगा तो इधर भी 90 बनेगा, क्योंकि ये रेखा समतल है, समझ में आ गया, प्लेन है ना। तो जब भी प्लेन पर कोई गिरेगा और एक साइड में 90 बनेगा तो एक साइड में भी 90 बनेगा, क्योंकि दोनों को मिलाने पर 180 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये समतल में सिर्फ होता है, वक्र की बातें अभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो है समतल लिए हैं, ठीक है। अगर फिगर में थोड़ा बहुत यहाँ दिख रहा है तो आपको तो स्केल से बनाना है, ये सब समझ में आ गया। यह भी आपको है ना चांद से माप करके बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब जहाँ 90 जाए यहाँ पर रख लीजिएगा चांद को ऐसे, और इस तरह से 90 जहाँ देखिएगा पॉइंट करके उसको मिला दीजिएगा, समझ में, वो एकदम बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 90 ही बनाना है क्योंकि अभिलंब है, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते थे लंब, और वही चीज़ फिजिक्स में पढ़ रहे हैं अभिलंब। बोलिए अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग बताइए यही जो है यही क्या कहलाएगा, अभिलंब, ठीक है। सही जवाब है एकदम, यही अभिलंब होगा। इसको भी नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है। नाम के ऊपर है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। नाम में कुछ ऐसा रखा हुआ नहीं है, आपको मेन टॉपिक समझना और मेन इसके जो सही तरीका है वो समझना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी अभी तक क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। आपतित किरण, आने वाला को आपतित किरण है ना, टकरा करके लौट गया परावर्तित किरण, जो लंब डाले हैं, ठीक है, सतह पर अभिलंब कहलाएगा। जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। अब आगे देखिए, अब है आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु। अब बताइए आपतित किरण तो आप लोग बता दीजिएगा, आपतित किरण यह है। अब आपतन बिंदु भी बता दीजिएगा। अब देखो पर खींचे गए अभिलंब, तो यह हुआ आपतित किरण, यह हुआ आपतन बिंदु, और इस पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनाती है, से जो कोण बनाती है, यानी यहाँ से आया यहाँ और यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर जो कोण बनाती है, ठीक है, उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया है, यानी इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही कोण बोलेगा तो कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण, इसे सूचित किया जाता है आई द्वारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये कोण तो समझ में आ गया। अब देखते हैं परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु, तो परावर्तित किरण ये है, आपतन बिंदु ये है, पर खींचे गए लंब, देखो इस पर खींचे गए लंब, यानी अभी लग रहा होगा कि सर यहाँ से यहाँ बन रहा है, हम बोलेंगे बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है, यही बन रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उस परावर्तन कोण, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, इसे है ना, याद रखना स्मॉल में ही लिखना, स्मॉल आई और स्मॉल आर, यह भी ध्यान देना आपको, ठीक है। कैपिटल नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। अब हम लोग समझते हैं इससे जो क्वेश्चन भी कुछ बनेंगे वो भी आपको हम बताते हैं अभी, ठीक है। पहले थोड़ा सा नियम और भी नीचे पढ़ लेना है। ये आपका VBI ये बहुत बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। पहला बोल रहा है आपतित किरण, आपतित किरण ये हुआ, परावर्तित किरण ये हुआ, है ना, तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये हुआ, देखिए ये इस तरह से हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। ये तीनों को आप देखिए बढ़िया से, है ना, ये देखिए ऐसे ऐसे और ये तीनों आप देख रहे हैं एक ही समतल में है कि नहीं है, एकदम सही जवाब है, समझ में क्या। चलिए अब आगे देखिए, तो पहला तो नियम ये कहता है, दूसरा नियम क्या है जो समझिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आई होगा वो आर के बराबर होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए तो बहुत अच्छे जवाब है ना। यानी अब हम आप लोगों को इससे क्वेश्चन कुछ देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या, समझिएगा बढ़िया से। अगर मान लेते हैं आपतन कोण 45 डिग्री है, बढ़िया समझिएगा, ठीक है। आपतन कोण 45 है तो परावर्तन कितना होगा, परावर्तन कोण भी बोलोगे सर 45 होगा, क्योंकि अभी तो आपने नियम बताए हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी जितना ये होगा उतना ही तो यह भी होगा सर, हम भी बोलेंगे एकदम सही समझ रहे हैं आप। तो यह अगर 45 डिग्री है तो यह भी 45 डिग्री होगा। चलिए ये तो पहला प्रश्न आप बना लिए। दूसरा में देखिएगा, अगर यह 50 डिग्री है, ठीक है, तो यह भी कितना डिग्री होगा, तो बोलोगे 50 डिग्री होगा सर, बोलोगे ना, ठीक है, सही सोच रहे हो, यह 50 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नियम में लिखा गया I बराबर R, है ना, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 50 होगा तो यह भी 50 होगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जाता है, देखिए क्वेश्चन घुमा रहे हैं, है ना, यह भी आपसे बनेगा, लेकिन देखिएगा बढ़िया से।
ये समतल सतह, ये आपतित किरण है। यहाँ पर जो कोण बना है मान लेते हैं 40 डिग्री है, ठीक है, मान लेते हैं 40 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी अगर समझें, है ना, बेस्ट बनाने के लिए, तो देखिए क्या है, देखिए बेस्ट, है ना। अगर आपसे कभी कोई बोले कि आपतन कोण 120 डिग्री है, या मान लेते हैं 110 डिग्री है, ये आपतन कोण है, यानी आई 110 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि आर का मान कितना होगा, ठीक है। आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा 110, ठीक है, 110 दे दीजिएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कुछ और कह रहा है, बया कुछ और कर रहा है, आप कुछ और बया कर दिए हैं, समझ में। हर बार आंसर को भी मतलब क्वेश्चन को भी पकड़ना है, ठीक है, कि क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वाकई में सही है या क्वेश्चन भी गलत है, क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, तो त्रुटि है यहाँ पर बाबू, ठीक है। क्या चीज़ की त्रुटि है, बढ़िया से समझिएगा। देखिए अभी अभी हम समझाएं तुमको कि ये पूरा ये अभिलंब है, इसका मतलब इधर भी 90 होगा इतना पूरा, ठीक है, यह भी पूरा 90 होगा। तो आप बताइए ये पूरा जब 90 ही होगा तो ये खाली आई का मान, खाली आई यानी आई कहने का मतलब हो गया इतने ना, इतना अकेले कभी भी 110 डिग्री का कोण बना सकता है? नहीं बना सकता। कैसे बनाएगा आप खुद सोचिए। ये दो गो मिलकर यानी आई और एगो ये और कोण है ना, नाम देने के लिए तो कुछ दे सकते हैं, समझ, नाम दीजिएगा आप, जैसे नाम है ना तो MOA इसका नाम दे सकते हो। इसमें मान लेते हैं इसको हम दे दिए हैं PQ, तो आप इस कोण को क्या नाम दीजिएगा, POM दीजिएगा। तो है ना, ये दोनों मिलकर बनाएगा 90 डिग्री, और आई अकेले कैसे बना देगा 110, यह सोचने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया गलत है ना। कभी भी आप, है ना, हमेशा जो है पूरा नॉलेज को सीखने का प्रयास करिएगा। अधूरा नॉलेज रहेगा आप गिर जाइएगा, पूरा नॉलेज रहेगा आप गिरा दीजिएगा किसी को। कोई भी क्वेश्चन का इशू पूछे कितनों घुमा फिरा के आप उसका आंसर दीजिएगा एकदम, और एक्यूरेट एकदम सही आएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो खाली इतना ही हम लोग को पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इतना से नहीं काम चलने वाला। यानी हमें रूल भी समझना, यानी आई का मान कभी 110 डिग्री होगा नहीं होगा, है ना। आप लोग तो पढ़ लिए हैं आई बराबर आर, डायरेक्ट मार देते हैं, समझ में आ गया, गलत हो जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को भी पकड़ना, कभी भी होगा तो 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक है। अब चलो बढ़िया से समझो, है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आपको मान लेते हैं ये कोण दे दिया गया है और ये कोण पूछ रहा है, बढ़िया से समझना है ना, ये कोण पूछ रहा है, थोड़ा सा नहीं होता तो एक अलग में भी फिगर बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से है, यहाँ पर देखिए ये अभिलंब है, ठीक है, आपको समझना है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये कोण दे दिया गया है, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, आपसे ये कोण पूछ रहा है। ये कोण कहने का मतलब कौन सा कोण होगा, तब आप लोग समझ गए होंगे, परावर्तन कोण पूछ रहा है। चलिए ठीक है, तो ये जब 40 है ना, याद रखना, तो ये पूरा मिलकर कितना बनाएगा, 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जब ये 40 है तो ये दोनों मिलकर 90 बनाएगा, तो जब ये 40 अकेले हो गया तो एगो और कितना होगा, 50 होगा कि नहीं होगा। देखो दो आदमी को मिला के 90 रुपया पुराना है, ठीक है। एक आदमी के पास में 40 रुपया है, तो दूसरे का आदमी के पास में कितना होगा, तो 50 रुपया होगा, तब तो दोनों को मिलाओगे तो 90 पूरेगा। तो ये जब 50 हो गया तो अभी अभी तुम रूल पढ़े हो, प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या पढ़े हो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो बोलो जब यह 50 हो गया तो यह भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अगर ये कोण दिया रहेगा 40 डिग्री तो ये आपसे पूछेगा, है ना, तो ये तो 50 हो जाएगा। अगर इधर वाला कोण मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा अगर यह कोण, ठीक है, तो बोलिए कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब 90 बनेगा तो ये अकेले 60 है, ठीक है। तो एक आदमी जब 60 है और दो को मिला के 90 पुराना है, तो दूसरका के पास में कितना रखेंगे, तो 30 रखेंगे। तो यानी इसका आंसर उस समय क्या निकल कर आएगा, 30 निकल कर आएगा। बोलिए अब प्रॉब्लम है। तो इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे आपसे, है ना। आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में दिया गया आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो 40 ही होगा, सेम होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन यह कहे कि समतल और आपतित किरण के बीच कोण 40 डिग्री है,
तो अब आपको ये कोण नहीं समझना, आपको ये कोण दिया गया है, ठीक है। बच्चे जो है गलतियां कर देते हैं ऐसे, ठीक है। उसको लगता है कि कोई भी प्रश्न दिया जा रहा है तो आपतन कोण का ही दिया गया है, परावर्तन कोण अगर पूछ रहा है तो, लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू। आप पहले प्रश्न को ना बारीकी से आराम से पढ़िए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, समझ में आ गया। तो चलिए, इस तरह से जो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक देखने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 क्या है, बोला प्रतिबिंब क्या है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आप लोग इसको भी VVI में लगा लीजिएगा, ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। बोल क्या रहा है, देखिए बोला किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है। कोई भी प्रकाश जो किरणें आ रही प्रकाश की, है ना, वो दर्पण से, है ना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ठीक है, मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उससे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जिस बिंदु स्रोत से आती है ना, और क्या आएगा बिंदु स्रोत से प्रकाश, ठीक है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब या इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब भी आएगा एग्जाम में तो वही प्रश्न लिखना है, काल्पनिक अगर प्रतिबिंब आ गया तो वो भी आभासी प्रतिबिंब का ही परिभाषा लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। देखो, अगर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसी से दोनों बन जाएगा, है ना। अगर आती हुई प्रतीत होती है तो आभासी होगा, उसी को ना बोलेंगे आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब वास्तव में नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है, प्रतीत हो रहा है सिर्फ, तो वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, है ना, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब देखो, है ना, अगला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। देखो अब आगे इसमें क्या है ना, इसमें एक टॉपिक और भी लिख दिए थे। देखिए क्या है, बोला इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न संख्या क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इसको VVI बोल दिए हैं, ठीक है। ये VVI प्रश्न है, इसको बढ़िया से आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखिए क्या है प्रश्न, बोल रहा है प्रतिबिंब क्या है। तो देखो आंसर, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए बढ़िया से, कोई भी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आएगा तो दर्पण पर पड़ेगा, उसके बाद परावर्तन होगा, ठीक है। तो जिस बिंदु पर फिर आकर मिलेगा, ठीक है, और या तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आभासी प्रतिबिंब या उसी का नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी बोले तो भी और काल्पनिक बोले तो भी, दोनों का परिभाषा एक ही होगा, ठीक है। देखिए, और उसके बाद दूसरा नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है, बोला किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। यहाँ पर भी बिंदु स्रोत से प्रकाश आएगा, है ना, दर्पण पर पड़ेगा, उसके बाद परावर्तन होगा, और आती हुई अगर प्रतीत होती है तो उसे हम लोग कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, याद रखना, ठीक है। और जो वास्तविक होगा उसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दूसरा नंबर में देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, बोला किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ भी आएगा किरण, ठीक है, तो बिंदु स्रोत से जो आएगा, ठीक है, किरणें, तो वो दर्पण पर पड़ेगा, उसके बाद परावर्तन होगा, ठीक है, और वास्तव में जिस बिंदु पर आती हुई मिलती है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर क्या है।
अगर क्वेश्चन में अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, या आभासी प्रतिबिंब पहले लिख दिया जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब है ना बाद में, कोई बात नहीं है। देखो इधर तो निम्नलिखित अंतर है, पहले ये लिख देना आपको, एक तरफ लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक, अब देखो ये तो यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी हम ये टॉपिक लिखें कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त करेंगे, देख लो, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक क्या है, बोला यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। तो वास्तविक में यही याद रखना कि उल्टा होता है और ये सीधा होता है। तो सीधा और उल्टा किसके होगा, वस्तु की अपेक्षा, वस्तु के ही प्रतिबिंब बनेगा, समझ में आ गया, किसी भी वस्तु का। अब देखिए है ना, यह भी क्वेश्चन बहुत भी आई है, ठीक है। देखिए क्या है, वह समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कितने विशेषताएं हैं, है ना। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। देखिए समतल दर्पण आप लोग देखे होंगे, घर में देखे होंगे समतल दर्पण, है ना। पहले टॉपिक उसमें बोल रहा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब जो इसमें बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ पर पड़ने के बाद ये जो यहाँ कोई वस्तु खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये कौचे हो गया, आपतित किरण, यही ना होता है। अब देखो ये जो है, अब यहाँ के बाद यह अंदर में इस तरह से बनेगा, ठीक है, अंदर में इस तरह। तो अगर इससे अभिलंब खींचते हैं, ठीक है, यहाँ के सामने अभिलंब खींचते हैं, है ना, तो याद रखना है कि देखिए जो यहाँ पर कोई वस्तु खड़ा है, ठीक है, तो जितना दूरी ये है ना, उतना ही दूरी ये होगा, ठीक है। और यही जो अंदर में प्रतिबिंब बन रहा है, ये अंदर में प्रतिबिंब, मान लेते हैं इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, आई है कि नहीं, इसको नाम दे दो, मान लेते हैं इस वस्तु का पी। तो जो ये आई बन रहा है यही है आभासी प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक, समझ में। यानी देखो यहाँ पर कोई खड़ा है वस्तु या रखा हुआ है, और यहाँ के बाद इस तरह से जाएगा, आपतित किरण होगा, और उसी के सामने यहाँ चले आना, और यही फिर चला जाता है कहाँ, परावर्तित होता है, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से घटना होती है। तो ये जो अंदर में बन रहा है, यानी दर्पण के जो अंदर में बन रहा है, वही कहलाता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोला। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो ये देखो दर्पण है ना, और ये दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। ये कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए बोला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब का आकार होगा, मान लेते हैं यहाँ पर ये जो वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु के लंबाई को मान लेते हैं 2 फीट, कितना है 2 फीट, या मीटर में मान लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर है, यानी 1 मीटर यहाँ की वस्तु की लंबाई है। तो यहाँ पर भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, 1 मीटर का ही, समझ में। यही बोल रहा है दूसरा पॉइंट, बोला वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी वस्तु अगर 2 मीटर है तो प्रतिबिंब भी जो अंदर में बना है वो भी 2 ही मीटर होगा, ठीक है, या 1 मीटर है तो 1 मीटर ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। बोला प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ठीक है। जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु की अपेक्षा सीधा ही बनेगा, ठीक है। और उल्टा कब बनेगा, तो उल्टा बनेगा पार्श्विक रूप से। पार्श्विक रूप से क्या बनता है, उल्टा। ये किसकी बात कर रहे हैं, समतल दर्पण का, ठीक है। देखिए समतल दर्पण आप लोग है ना घर उर में भी देखे होंगे, इस तरह से कुछ दर्पण देखे होंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसके अंदर बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर बन रहा है प्रतिबिंब, है ना। ये कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए पहला पॉइंट यही ना था, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, यहाँ बन रहा है। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, जो अंदर में प्रतिबिंब बन रहा है ना, यानी जितना बड़ा मेरा फेस है उतना ही बड़ा दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये समतल दर्पण है, देखो प्लेन है, समतल, समझ में आ रहा है। अब देखो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। अब पार्श्विक रूप से क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, याद रखना। प्रतिबिंब आभासी होता है, अभी हम बताएं जो अंदर में ये प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, आभासी है, ठीक है। आभासी का मतलब वही काल्पनिक, ठीक है। अब आगे देखो, बोला प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। जैसे देखो मान लेते दर्पण के और हमारे बीच में है ना इस मार्कर की दूरी है, बस इतना ही, है ना। तो अंदर में भी जो प्रतिबिंब बन रहा है उतना ही दूरी होगा, यानी दोनों का दूरी बराबर होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट कि
जो वस्तु का दूरी होगा, जो वस्तु की दूरी होगा, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस बात से सहमत हो तुम लोग? ठीक है, यही टॉपिक कहना चाह रहा। बोलिए, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हम लोग आगे देखेंगे टॉपिक को। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या है। देखिए तो प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है गोलीय दर्पण क्या है। तो देखिए गोलीय दर्पण यही है आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, फिगर भी बना दिए हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है। बोल रहा है गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं। ठीक है, दर्पण तो सब लोग देखे ही होंगे, जिसको आईना आप लोग घर में कहते हैं, वही है दर्पण। ठीक है, तो दर्पण यहाँ पर बोल रहा है गोलीय दर्पण। अभी समतल दर्पण दिखाएं आपको। ठीक है, देखिए बोल रहा है गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग हो। परावर्तक सतह उसको कहते हैं जिस ओर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, जिस ओर से हम लोग दर्पण को देखते हैं उसको परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग फिगर बना दिए। अब देखिए फिगर में बढ़िया से, फिर उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी समझाएंगे। तो ये देखिए ये गोल है। ठीक है, और ये खोखले गोले की तरह भी दिख रहा है। और परावर्तक सतह देखो, ये सब जो देख रहे हो ना, ये पेंट किया गया है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रजतीत। ठीक है, और या इसी को दूसरा नाम आप बोल सकते हैं, दूसरा नाम आप यह भी बोल सकते हैं कलई किया हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ किया गया है? कलई, है ना? देखिएगा बढ़िया से। तो ये जो खोखला गोला है ना, तो इसके आप पॉइंट्स को समझते भी हैं। तो यही यानी इसमें बताइए, ये तो इधर रंगा हुआ है, तो कोई भी रंगा हुआ साइड से थोड़े देखता है ना? जैसे हम आपको है ना ले लेते हैं अगर दर्पण। ठीक है, मान लीजिए यह दर्पण है ना, तो इस दर्पण है तो हम इधर से देखेंगे? नहीं देखेंगे, इधर है ना कलई किया गया है। ठीक है, देखेंगे किधर से? इधर से देखेंगे। समझ में आ गया? तो यही चीज़ यहाँ पर, ये जो ऐसे देख रहे हैं आप, ये डिजाइन नहीं है, ये बल्कि कलई किया गया है, रंगा गया है। समझ में आ गया? तो जो रंगा गया है वो सिल्वर से रंगा जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, तो ये जो रंगा गया है ना, तो उधर से हम लोग कभी नहीं देखेंगे। अभी हम आपको दिखाएं, है ना, जिधर से नहीं रंगा गया है उधर से देखेंगे। तो इसमें देखिए तो इधर रंगा हुआ है, तो यानी इधर से हम लोग नहीं देखेंगे, देखेंगे उधर से। तो ये परावर्तक सतह होगा। तो वही तो परिभाषा है कि जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग हो। खोखला गोला होना चाहिए। खोखला सब लोग देखे हो, बॉल उल देखते हैं ना, खेलने वाला जो होता है क्रिकेट, वो देखिएगा वो खोखला रहता है। ठीक है, वही हुआ खोखला। चलिए अब इसको समझने के लिए गोलीय दर्पण को कुछ पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए क्या क्या है। पहला चीज़ है ध्रुव। बोला गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में बिंदु P द्वारा है ना दर्पण का ध्रुव है, उसे दिखाया गया है। देखिए ये जो चित्र बना गया है ना, इसमें देखिए P ये मध्य बिंदु है ना। दर्पण, अगर कोई दर्पण है उसके बीच से में जो मध्य बिंदु है एकदम बिचवा में, मध्य मतलब वही हुआ एकदम बीच में, उसी को हम लोग कहते हैं ध्रुव। तो इसे क्या चीज़ द्वारा दिखाते हैं? P। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। बोला वक्रता केंद्र। तो जब आप इसको पढ़े होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे आप, है ना, ये इस तरह से वृत्त पढ़े होंगे। तो वृत्त पढ़े होंगे तो देखते होंगे कि जब ये वृत्त रहता है तो हम लोग इसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ को कहते हैं त्रिज्या। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? है ना, तो वहीं पर है। ये देखिए ये जो वक्रता केंद्र है, तो यहाँ पर हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं तो उसको वक्रता त्रिज्या केंद्र कहेंगे, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको केंद्र कहते हैं मैथ में। ठीक है, बस इतना ही का अंतर है। देखिए यहाँ भी वही परिभाषा। बोला गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, है ना, ये गोले का भाग है, और उस गोले के केंद्र को जो बीच में है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे वक्रता त्रिज्या क्या है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? है ना, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वही चीज़ तो अभी हम बताएं। तो बोलिए अगर इसमें आपसे बोल लें, ठीक है, अभी हम बताते हैं, देखिएगा बढ़िया से, है ना, कि वक्रता त्रिज्या अगर इसमें आपसे पूछें तो बताइए तो वक्रता त्रिज्या क्या हो सकता है ना। हम यहाँ पर क्या बोले, इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसी को त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ये केंद्र है ना, और यहाँ पर ये ध्रुव है। तो ये केंद्र और ध्रुव के बीच ये पूरा एरिया को, है ना, ये जो पूरा अथी गया है ना, ये लाइन गया है, समतल सतह जो गया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो यानी इसमें वक्रता त्रिज्या बोलेगा तो क्या होगा? CP होगा कि नहीं? C से लेकर के P के बीच की दूरी तक के सब क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो, है ना,
तो इसी को हम लोग कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ठीक है, याद रखना बड़ा आर से दर्शाते हैं, है ना, ये भी लिख लेना आप लोग को। सीपी क्या है तो त्रिज्या है, इसको क्या चीज़ से दर्शाते हैं, बड़ा आर से, यानी सीपी बराबर बड़ा आर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बोला गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका प्रधान अक्ष है ना, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली, है ना, जो ये होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण, है ना, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। उससे पहले अब हम लोग इस टॉपिक को और भी बढ़िया से समझते हैं। देखिए और समझ, अब देखिए ये जो F होता है, F4 होता है फोकस, F4 फोकस, ठीक है। देखिए F जो है ना, याद रखिएगा हमेशा ये C और P के बीच में रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको तो हम लोग त्रिज्या भी बोल सकते हैं। तो बीच का मतलब क्या होता है, आधा, है ना, याद रखिए। तो बताइए तो जो F होगा, है ना, F वो किसका आधा होगा, तो ये पूरा क्या है, त्रिज्या, तो यानी R का आधा हो जाएगा। तो R का आधा का मतलब किसी भी चीज़ को आधा करना है तो कितना से भाग करेंगे, 2 से। तो यह भी रूल निकल कर आएगा कि F बराबर क्या होगा, तो R बटा में 2। अगर आपसे R पूछे, है ना, R बराबर, तो देखिए ये इधर भागा में, इधर जाएगा तो गुना में, तो R बराबर क्या निकल कर के आ गया, 2F। बोलिए यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जो हम अभी लाए हैं, ठीक है, ये इसको आप यहाँ से बीचे बीच से फाड़ दीजिए, ठीक है, काट दीजिए, समझे। ये कांच का बना हुआ है, देखिए कांच के इस टुकड़े को भीतरी सतह रजतित यानी उसी को बोलते हैं कलई, कलई करने से उत्तल दर्पण बनता है, ठीक है। देखो ये है भीतरी सतह और ये है बाहरी सतह। अगर भीतर वाला सतह को पेंट कर रहे हैं, ठीक है, भीतर वाला को पेंट कर रहे हैं, ठीक है, वही होता है कलई का मतलब पेंट करना। तो भीतर वाला को अगर पेंट करें तो ये कौन सा दर्पण बनाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल का मतलब याद रखना उभरा हुआ, ठीक है। अब देखो इसको पहचानोगे कैसे, है ना, बहुत ईजी है। देखिए अवतल का मतलब होगा ढांसा हुआ, उसका उल्टा याद रखना, उत्तल यानी उभरा हुआ, है ना, और अवतल ढांसा हुआ रहेगा। अब देखिए ढांसा हुआ और उभरा हुआ कैसे, देखो तो हम अभी बताएं कि ये जिधर दिख रहा है ना रंगा हुआ, तो इधर से तो हम देखेंगे नहीं, रंगा हुआ है जिधर से कैसे देखोगे, है ना, देखेंगे जिधर नहीं रंगा हुआ, तो इधर से हम मिरर को देखेंगे। तो जब इधर से देखेंगे तो ये बताइए तो मिरर कैसा आपको दिख रहा है, जब इधर से हमको देखना है तो ये दिख रहा है उठा हुआ, उभरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। और जो ढांसा हुआ रहता है ना, जो ढांसा हुआ, देखो इसमें किधर रजित किया गया, रजित इधर किया गया, यानी इधर कलई किया गया, तो इधर से देखोगे नहीं देखेंगे, यानी कहाँ से देखेंगे, इधर से देखेंगे। तो जब इधर से देखेंगे तो देखो तो ये दर्पण कैसा ढांसा हुआ, इधर में दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ गया। तो देखिए हम एगो फिगर बनाते हैं, आपको बताना है कि उत्तल है या अवतल है, ठीक है। देखिए अब बता दीजिएगा आप लोग, है ना, देखिए कैसे बताइएगा। इधर रंगा हुआ, इधर से आप देखिएगा नहीं देखिएगा, इधर से देखिएगा, तो इधर से आप देख रहे हैं तो बताइए तो उठा हुआ है या ढंसा हुआ है, इधर से, तो इधर से तुम बोलोगे सर तो ढंसा हुआ है इधर में, ठीक है। तो ढंसा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। एक और देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखो बढ़िया से, तो इसमें इधर रंगा हुआ है, तो इधर रंगा हुआ है तो इसका मतलब इधर से तो हम देखेंगे नहीं, देखेंगे इधर से, जिधर नहीं रंगा हुआ। तो इधर से जब देखेंगे तो ये भी क्या दिख रहा है आपको, ढांसा हुआ दिख रहा है, तो यह भी कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। जितना भी ढांसा हुआ दर्पण दिखेगा वो अवतल होगा, ठीक है। अब प्लेन का मतलब समतल दर्पण तो जानवे करते एकदम समतल रहेगा, प्लेन, ठीक है। अब देखो एक फिगर आओ दे रहे हैं, इसको भी बताना आपको। इसमें देख रहे होंगे तो इधर से रंगा हुआ है, तो इधर से आप नहीं देखिएगा, देखिएगा उधर से, तो उधर से देखिएगा तो बोलिए उधर से ये उठा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो यस सर, तो उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण। बोलिए यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे।